नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल। मुझे आपके कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट पे वीडियो बनाऊं। हेयर ट्रांसप्लांट पे हमारे काफ़ी वीडियो पहले हैं, उसमें हमने इंट्रा ऑपरेटिव हेयर ट्रांसप्लांट प्लानिंग, बिफ़ोर एंड आफ्टर, ये सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं। बट मेरे को लगता है कि शायद आप लोग ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कैसे होता है इसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहते हैं। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, गंजापन क्यों होता है। उसके बाद में हम बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की कौन कौन सी टाइप होती हैं। फिर हम बात करेंगे प्लानिंग कैसे होती है, फिर एंड में प्रोसीजर कैसे होता है और क्या उसकी देखभाल होती है। हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे नाम से ही पता है कि हेयर को एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाना। ये प्रोसीजर है कि हमारे ही शरीर के बाल एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाए जाते हैं जहाँ पर बालों की ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है कि ये गंजापन होता ही क्यों है। जैसे कि मैं अपने पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ और आपको सबको पता ही है, फिर भी हम मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए कुछ पॉइंट्स पे गौर करेंगे कि गंजापन 2-3 कारणों से आता है। एक तो है हेरिडिटरी, कि किसी के वंशानुगत गुणों की वजह से अगर उनके वंश में लोगों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं और उनके परिवार में आपने देखा होगा उनके बड़े भाई, उनके फादर, उनके दादाजी या उनके भाई, उनमें सेम प्रॉब्लम आएगी। उनमें अगर गंजापन है तो सारे परिवार में ही गंजापन होता है। वो कारण हो गया जेनेटिक कारण या वंशानुगत कारण। दूसरा कारण है कि मेल पैटर्न हेयर लॉस। मेल्स में ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी हेयर लाइन रिसीड करने लग जाती है। ये वाली हेयर लाइन यहाँ से पीछे चली जाती है और ये टेम्पल वाली और पीछे जानी शुरू हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड मेल टाइप बाल्डनेस और मेल टाइप हेयर लॉस। पॉसिबली इसमें जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्कैल्प की जो स्किन है उसकी सेंसिटिविटी हो जाती है उस हार्मोन से। जब ये टेस्टोस्टेरोन से ये प्रकर्सर बनता है, टेस्टोस्टेरोन के बाद 5-HT, तो उसकी वजह से ये हेयर लॉस होने लगता है, क्योंकि वहाँ की जड़ें सूखने लगती हैं, ऑयल ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जिन महोदयों के बाल नहीं है या जो गंजे हैं उनका सिर बहुत चमकता होता है, क्योंकि सिर में ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो बालों की जड़ है वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। बाल धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। उसके बाद कारण आते हैं आपके डाइटरी फैक्टर, कि आपके न्यूट्रिशन में कोई कमी है, कोई विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के और मल्टी विटामिन मीन्स B12 वगैरह, अगर किसी विटामिन या मिनरल की कमी है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। और नेक्स्ट कारण है स्ट्रेस। अगर आपको एकदम से कोई स्ट्रेस आया है उसमें भी हेयर लॉस कॉमन है, क्योंकि स्ट्रेस में बहुत बार देखा गया है कि कोई मेजर लाइफ में कोई मेजर स्ट्रेस के बाद एकदम से बाल झड़ जाते हैं, या कोई आपको दवाई ऐसी दी गई हो उसकी वजह से भी। जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर पेशेंट्स को हम कुछ कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें भी हेयर लॉस होने लगता है, बट दैट इज़ रिवर्सिबल। जैसे वो दवाई बंद करते हैं तो बाल दोबारा उगाते हैं, क्योंकि वो रिवर्सिबल हेयर लॉस है, इरिवर्सिबल नहीं है। देन देयर इज़ फोकल हेयर लॉस। कईयों लोगों की देखा होगा आपने, दाढ़ी या एक मूंछ की एक साइड ही उड़ जाती है, या सिर में एक जगह गोल चक्ता सा बन जाता है, गोल कॉइन के शेप में हेयर लॉस हो जाता है। तो वो इंडिकेट करता है कि कोई फंगल डिजीज़ वगैरह हो तो उसकी वजह से हो जाता है, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो तो उसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की टाइप की। अब हेयर ट्रांसप्लांट है वो 2 टाइप का होता है, एक FUT टेक्नोलॉजी है, एक FUE टेक्नोलॉजी है। FUT टेक्नोलॉजी में, जो इसको FUT कहते हैं, उसमें क्या है कि स्किन का एक एरिया ही उठा के, जैसे हम पैबंद लगाते हैं ना कपड़ों में, एक पूरी की पूरी स्ट्रिप उठा के बालों के पीछे से यूजुअली उठाते हैं। वहाँ की स्किन क्योंकि लैक्स होती है, वहाँ से स्किन को खींच के साथ में सिल दिया जाता है। तो वो पैच उठा के जहाँ पर बालों की रिक्वायरमेंट है वो पैच ही लगा दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड FUT। पर उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो कि वो नेचुरल नहीं लगता, एक जहाँ से हम बाल उठाते हैं वहाँ बहुत बड़ा स्कार बन जाता है जो नज़र आता है।
आम तौर पे आजकल ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती। आजकल जो यूज़ किया जाता है वो होता है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। दैट मीन्स कि हम एक एक बाल करके जड़ समेत उस बाल को वहाँ से उखाड़ते हैं, जहाँ से डोनर एरिया, जिस एरिया से हम बाल लेते हैं उसको डोनर एरिया कहते हैं, जिस एरिया में हम लगाते हैं उसको रेसिपिएंट एरिया कहते हैं। सो डोनर एरिया में से बाल निकाल लिए जाते हैं एक एक करके। वो देखा जाता है कि कुछ बाल छोड़ दिए जाते हैं, कुछ ले लिए जाते हैं, कुछ छोड़ देते, ताकि बाद में पीछे जहाँ से हमने बाल लिए हैं वहाँ पर पता भी ना चले कि यहाँ से बाल लिए हुए हैं। सो बाद में उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग होने के बाद उनकी सेग्रीगेशन की जाती है, क्योंकि कई जड़ों में 3-3 बाल होते हैं, कई जड़ों में 4 बाल होते हैं, कई जड़ों में 2 बाल होते हैं, कई जड़ों में 1 बाल होता है। सो उन सब की काउंटिंग होती है, उन सब की सेग्रीगेशन होती है, उन सबको अलग अलग किया जाता है। जो 4 बाल वाले फॉलिकुलर यूनिट हैं, सो उसको हम फ्रंट में लगाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें इस एरिया में चाहिए, क्योंकि जब भी बंदा किसी को देखता है तो ये एरिया दिखता है और इस एरिया में डेंसिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो प्लानिंग की जाती है कि पहला 1 इंच का एक लेयर बना दी जाती है जिसमें बहुत डेंसली पैक करते हैं। सो इसकी FUE की भी 3-4 जनरेशन हैं। हम लोग जो यूज़ करते हैं हमारे सेटअप में, हम जनरेशन 3 और 4 यूज़ करते हैं। उसका क्या मतलब है कि जो बाल निकालने वाली बर है और जो बाल निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट है और जो बाल लगाने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही महीन हो जाते हैं, ब्रीक हो जाते हैं, और उसको बिना बाल को डैमेज किए हुए, बिना स्किन को डैमेज किया हुए वो उस बाल को निकाला जाता है, उनको जड़ समेत, और ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो वो जनरेशन 3 और 4, इस टेक्निक में थोड़ा सा टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है, पर रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखने से पता नहीं चलता कि इस बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है कि नहीं करवाया। सो क्योंकि डेंसिटी काफ़ी अच्छी बन जाती है, सेग्रीगेशन हो जाती है, तो यही फ़र्क रह जाता है कि एक अच्छी जगह से बाल लगवाने में और एक बुरी जगह से बाल लगवाने में। ठीक है, बाल तो सभी लगा देते हैं आजकल, तो बहुत से नॉन डॉक्टर भी बाल लगाने लग गए हैं। वो थोड़ा पैसे भी कम लेते हैं, बट नेचुरल हर बंदा सेविंग करना चाहता है, तो पर उसमें क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि लोहा लोहे के भाव बिकता है, सोना सोने के भाव बिकता है, तो दोनों में फ़र्क तो रहेगा ही। चाहे पीतल के ऊपर सोने का मुलम्मा चढ़ा हो, तो पर वो सोना तो नहीं बन सकता। ठीक है, वो क्वालिटी का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। सेकेंडली, उसमें आपको कोई रिएक्शन हो सकता है, आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को स्टरलाइजेशन का इतना ज्ञान नहीं होता, वो इतनी स्टरलाइजेशन नहीं कर पाते, और ना ही इतने उनके पास जनरेशन 3 और जनरेशन 4 के लेवल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सो जब भी आप बाल करवाएं, एक रेप्यूटेड सेंटर से ज़रूर करवाएं, रेप्यूटेड डॉक्टर से करवाएं, ताकि आपको उनके साथ फीडबैक करने में, उनके बाद में भी, एक्चुअली जब बाल लगाने के बाद भी तो बहुत सी वो है कि उनको ग्रो भी तो करवाना है हमने, क्योंकि स्किन तो आपकी वही है जहाँ ब्लड सप्लाई कम हुई है, वहीं पर 5HT चल रहा है, पहले भी चल रहा है, तो वो दूसरे बालों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए भी हमें उसकी टेक केयर भी करनी पड़ेगी। बाल लगाने के बाद उनको ग्रो करने के लिए उनको प्रॉपर PRP देनी पड़ेगी, उनके लिए मेडिकेशन देनी पड़ेगी। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग कोई डिज़ीज़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सो आप अपने अच्छे डॉक्टर से ही काम करवाएं और अच्छा बढ़िया काम करवाएं। 5-10 हज़ार का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट आपकी अपीयरेंस ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। अब 5-10 हज़ार का फ़र्क, ये तो मन समझाने की बात है। जैसे हम फ़ोन लेते हैं कोई भी, 6 महीने में वो फ़ोन पुराना हो जाता है, हम बदल के नया ले लेते हैं, 5-10 हज़ार का उसमें हमें लॉस हो जाता है। पर ये तो यार सारी उम्र की बात है, सारी उम्र के हमारी अपीयरेंस उसके साथ चलनी है, तो इसमें थोड़ा सा आप कंजूसी ना करें, और इसमें थोड़ा सा अपना बजट उस हिसाब से ही बना के चलें। और क्योंकि आपकी अपीयरेंस फॉर एवर है, ये वंस फॉर ऑल का खर्चा है, एक बार ही खर्चा होना है, बार बार तो खर्चा होना नहीं, और बार बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता। दो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तीसरे में के लिए बाल निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डोनर एरिया में जगह ही नहीं बचती, कहाँ से बाल हम लें। सो जब भी आप काम करवाएं, वंस फॉर ऑल करवाएं, अच्छा काम करवाएं, बढ़िया सेंटर से करवाएं। तो यही मेरी सजेशन आपको रहेगी। अब नेक्स्ट आ जाए उसकी संभाल कैसे करनी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद।
जैसे ही आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो, हेयर ट्रांसप्लांट में कोई दर्द नहीं होता, इस एरिया को सुन्न कर दिया जाता है सुई के साथ। आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हुए ही आप अपने मोबाइल के साथ खेलते रहते हो, म्यूज़िक सुनना है म्यूज़िक सुनते रहते हो, नहीं तो सामने टीवी पे कोई मूवी चला रखी होती है, हमने मूवी का एंजॉय कर सकते हो। बाय द टाइम द मूवी गॉट्स ओवर आपका हेयर ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद जैसे हमने नए लगाए हुए पौधे को उसकी जड़ गीली रखनी होती है, उसके 48 आवर्स तक उसके ऊपर एक सिरिंज के साथ, ड्रॉपर के साथ उसको बालों को गीला रखना है 48 आवर्स। और उसके साथ हम थोड़ी सी कोई एंटीबायोटिक देते हैं ताकि आपकी कोई इन्फेक्शन की चांसेस ना रहें और सूजन की चांसेस ना रहें। 48 आवर्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा बाहर भी मूव कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई धूप मिट्टी वगैरह का इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता। हमें सिर्फ यही ख्याल रखना होता है कि हमारे जो बाल हैं अभी कच्चे हैं, उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी हुई, वो ना उखड़ जाएं। बस ट्रॉमा का आप ख्याल रखें, ट्रॉमा ना हो जाए उनको, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद 7वें दिन के बाद तो आप कैप भी यूज़ कर सकते हैं, कैप लगा के घूम सकते हैं, बड़े आराम से अपनी ड्यूटीज़ अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शैम्पू आपको माइल्ड दिया जाता है, साथ में ही दिया जाता है। माइल्ड शैम्पू से हाथ में झाग बनाकर और उससे बालों की सफाई करनी है, क्योंकि उसके ऊपर स्कैब्स वगैरह आ जाते हैं, ऑयल सा आ जाता है, तो वो साफ़ धीरे धीरे करना है ताकि बाल ना उखड़े, खाली मैल चली जाए। और चौथे 5वें 7वें दिन के बाद तो आपको अपने बालों में ग्रोथ भी दिखने लगेगी, बाल ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 1 और 2 मंथ आपको हेयर कट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, इतने बाल बढ़ जाते हैं। और बाय 4th मंथ ये आपके बाकी के बालों के बराबर आ जाते हैं। और ये प्रोसेस लगभग 1 साल चलता रहता है। 1 साल तक आपकी बालों की डेंसिटी भी बढ़ती रहती है, बाल की मोटाई भी बढ़ती रहती है और बालों का ग्रो होना कंटिन्यू रहता है। जो आपको कई बार बीच में से सिर की स्किन दिखाई देने लग जाती है, आपको लगेंगे बाल बिरले हो गए हैं, तो वो सारे भरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चौथे महीने के बाद एक बार बाल झड़ते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। ये प्रोसेस 1 साल में तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, तो तब तक आपको बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट आ जाता है। हमारे सेंटर में हम इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं। हमारे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, सारा स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है, पूरा ओटी को सील करके उसके अंदर फ्यूमिगेशन की जाती है ताकि कोई बैक्टीरिया, फंगस या वायरस वगैरह ना रहे, और सैनिटेशन पूरी प्रॉपरली की जाती है, तब ये आपका प्रोसीजर किया जाता है। उसके लिए कोई ख़ास प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं, एक दिन आप अपना फ्री करके हमारे पास आ सकते हैं और ये काम शुरू हो जाता है। हमारे सेंटर पे अगर वो छोटा एरिया है, बालों की अब प्राइस लोग बहुत पूछते हैं कितने प्राइस में हो जाएगा। वो सर डिपेंड करता है कि कितने एरिया में आपने कितने बाल लगवाने हैं। ठीक है, आम तौर पे 10 से 15 रुपए के बीच में पर ग्राफ्ट से शुरू होके 25 रुपीज़ पर ग्राफ्ट तक जाता है रेट। अगर मूछ वगैरह या कोई सेंसिटिव एरिया या आईब्रो है तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा और कम हो सकता है। डिपेंड करता है आपके कितने यूनिट्स लगेंगे और कितना एरिया आपने कवर करना चाहते हैं, कितना डेंसली करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से। और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये प्राइसेस डिपेंड करते हैं। आम तौर पे अच्छे एक 2,000 से 3,000 के ग्राफ्ट के लिए आपको 35-40 हज़ार के बीच में आपका काम हो जाता है। 2,000-2,500 ग्राफ्ट आराम से लग जाता है। बाकी आपकी कुछ मेडिसिन आ जाती है, कुछ पीआरपी का एक्सपेंस आ जाता है। ये तकरीबन खर्चा आता है। और भी अगर आपको कोई हेयर ट्रांसप्लांट या इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में नीचे पूछ लें। और रेड कलर का बटन आपके नीचे बना हुआ है, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल। जो पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं और मेरे से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं हेल्थ, ब्यूटी एंड रिलेटेड टॉपिक्स पे आमतौर पे वीडियो बनाता रहता हूँ, जो ऐसी भाषा में बनाता हूँ जो आपको समझ आ सके। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं यूज़ करता हूँ। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर ज़रूर कर लें अपने दोस्तों को, ताकि उनका फ़ायदा हो सके सब लोगों का। क्योंकि एज ए डॉक्टर बीइंग अब तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे को ये है कि मेरी जो नॉलेज है उसका अगर 2% भी किसी लोगों को फ़ायदा हो जाए, तो मेरी ये जो एफ़र्ट है वो दैट विल बी फ्रूटफुल। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।